जी अस्सलाम वालेकुम। C56 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर हमारा 31 और पार्ट ए। इस पार्ट में हम पहले ISA 810 जो हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किया था उसके पास पेपर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम अपने टॉपिक की तरफ जाएंगे जो कि रिव्यू एंगेजमेंट से रिलेट करता है। पहले 810 में से कोई भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लें। 810 के कंसेप्ट क्लियर है हमें? 810 किस टॉपिक से रिलेट करता है? समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 1, ये नीचे कैफ का मेरा ख्याल रेफरेंस जो है ना, कैफ 3 नहीं है बल्कि ये C56 है। बाज़ को कॉपी पेस्ट करते हुए इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, आप करेक्ट कर लीजिए। C56 है। क्वेश्चन 1, सबसे पहले रिक्वायरमेंट, डिस्कस वेदर डीएल कैन इंक्लूड सच ए स्टेटमेंट इन द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द कोर्स ऑफ एक्शन दैट द फर्म शुड टेक इन दिस रिगार्ड। बताइए कि क्या डीएल स्टेटमेंट इंक्लूड कर सकता है? डीएल शायद किसी क्लाइंट का नाम होगा और फर्म इस सिचुएशन में फर्म को क्या एक्शन लेना चाहिए। अब सिचुएशन हम और स्टेटमेंट देख लेते हैं कि किस स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। सलीम एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ डुओ लिमिटेड, द मैनेजमेंट ऑफ डीएल हैज प्रिपेयर्ड समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स व्हिच हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम डीएल स्टैट्यूटरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। जो स्टैट्यूटरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उनसे समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिराइव की गई है। समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों बनाई जाती है? ताकि यूजर्स का टाइम बच सके। ये लाजमी, क्या ये समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लाजमी है प्रिपेयर करना एनुअल फाइनेंशियल? नहीं, मैनेजमेंट की मर्जी है, चाहे तो करे चाहे तो ना करे। अगर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाती है तो क्या उसका भी ऑडिट करवाना लाजमी है? क्या लाजमी है? लाजमी नहीं है। चाहे तो ऑडिट करवाएं समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, चाहे ना करवाएं। हाँ, अगर ऑडिट करवाते हैं समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, फिर एक चीज लाजमी है मेरे भाई। वो क्या चीज लाजमी है? अगर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करवाते हैं तो क्या चीज लाजमी है? कि उसका ऑडिट कंप्लीट जो कंप्रीहेंसिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिटर है वही करेगा, कोई और नहीं करेगा। तो यहां पे कह रहा है कि मैनेजमेंट ने फैसला किया समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेंगे। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मैनेजमेंट इंटेंड्स टू मेक ए स्टेटमेंट दैट द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, यहां तक स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम अगर ऑडिटर है, मैनेजमेंट अगर ये लिखती है ये समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डिराइव की है तो वहीं से डिराइव होनी थी। यहां तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो प्रॉब्लम हमें हो सकती है वो इस सेंटेंस के अगले हिस्से में है। अगला हिस्सा क्या है? फॉर मैनेजमेंट, आगे अभी एक स्टेटमेंट ही चल रही है कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर व्हिच ऑडिट रिपोर्ट वाज इशूड बाय सलीम एंड कंपनी ऑन 25 फरवरी 2021। जिसकी ऑडिट रिपोर्ट सलीम एंड कंपनी ने 25 फरवरी को इशू की थी। अब मुझे बताइए, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नोट्स में ऑडिटर का नाम आ गया कि नहीं आया? पढ़ के देखें, क्या समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंटेक्स्ट में समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ ऑडिटर का नाम आ गया कि नहीं आ गया? इससे क्या इंडिकेशन मिलेगी? इससे यूजर्स क्या समझेंगे? ये भी ऑडिटर है। अब वो हमसे पूछ रहा है डिस्कस वेदर डीएल कैन इंक्लूड सच ए स्टेटमेंट। क्या समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये स्टेटमेंट इंक्लूड की जा सकती है? इसका जवाब है इट डिपेंड्स। क्वेश्चन में देखें, उसने कहीं भी हमें ये नहीं बताया कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट हुई है कि नहीं हुई। गौर से पढ़ के मुझे बताया, कहीं बताया उसने कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड है कि नहीं? नहीं बताया ना। तो हम इफ करके लिखेंगे, इफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन ऑडिटेड बाय फर्म दिस स्टेटमेंट इज एप्रोप्रिएट। इफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव नॉट बीन ऑडिटेड, फिर दिस स्टेटमेंट इज नॉट एप्रोप्रिएट एज इट मे इंडिकेट एसोसिएशन ऑफ ऑडिटर विद समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है। अच्छा, अब ये तो हमने उसे जवाब दे दिया कि स्टेटमेंट को इंक्लूड कर सकती है कि नहीं। कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? अगर मैनेजमेंट ने ऑडिट करवाया है और ये समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट और ये स्टेटमेंट इंक्लूड करते हैं, फिर तो कोई कोर्स ऑफ एक्शन नहीं, फिर तो बिल्कुल करें। और अगर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट नहीं करवाया और ये स्टेटमेंट इंडिकेट कर रही है, इंप्रेशन दे रही है कि ऑडिटर ने समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी ऑडिट की हुई है, अगर ये इंप्रेशन आ रहा है, फिर ऑडिटर को क्या करना चाहिए? मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करें, स्टेप नंबर 1, कि सर अपनी स्टेटमेंट को रिवाइज करें, इसको इस अल्फाज के साथ, इस कंटेक्स्ट के साथ, इस इंप्रेशन के साथ ना इंक्लूड किया जाए जैसे लगे कि ऑडिट की हुई है ये समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी, हालांकि ऑडिट नहीं हो। और अगर स्टिल मैनेजमेंट रिवाइज नहीं करती अपनी स्टेटमेंट को तो ये स्टेटमेंट मिसलीडिंग होगी ना। फिर ऑडिटर क्या करे? क्या करे? ऑडिटर फिर लीगल एडवाइस ऑब्टेन करेगा, ऑडिटर नेसेसरी स्टेप्स लेगा। देखिए, इफेक्ट ऑफ रिपोर्ट आप नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो इशू हो चुकी हैं, उसकी तो बात ही नहीं कर रहे, और समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट करवाई ही नहीं गई हमसे।
तो इसमें इफेक्ट ऑन रिपोर्ट नहीं लिख सकते। पता क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात ही नहीं कर रहा, उसकी तो रिपोर्ट जा चुकी है। और समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करवाया होता तो हमें इतराज ही ना होता स्टेटमेंट पे। क्लियर होगी ये बात? इस क्वेश्चन के दो हिस्से दोनों समझ आ गए? ठीक है। तो आपको याद है वो रिस्क में पढ़ा था हमने, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिस्क में, कि इनएप्रोप्रिएट एसोसिएशन हो सकती है ऑडिटर की। समरी मैनेजमेंट प्रेजेंट कर सकती है ऑडिटर की इनएप्रोप्रिएट एसोसिएशन। ये उसी की एग्जांपल है। इनएप्रोप्रिएट एसोसिएशन की 2 एग्जांपल्स थी, याद है क्या थी? एक तो यही एग्जांपल थी कि ऑडिट करवाया नहीं समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का और ये स्टेटमेंट दे दी जिससे लगे कि ऑडिटेड है। दूसरी क्या थी इनएप्रोप्रिएट एसोसिएशन की एग्जांपल? ऑडिट करवाया है लेकिन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ रिपोर्ट अटैच नहीं की। शाबाश। ठीक है, तो ये पहली वाली एग्जांपल पे बेस कर रहा है केस स्टडी। क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे चलते हैं फिर। क्वेश्चन 2, सबसे पहले रिक्वायरमेंट, can I discuss your firm's responsibility in respect of gathering the audit evidence and issuing a report on summarized financial statement? ठीक, सबसे अहम अल्फाज कौन से हैं? समराइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कीवर्ड्स, इनको अंडरलाइन कर ले। और फिर उसके बाद कह रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी बताए एविडेंस में और रिपोर्ट की, यानी एविडेंस के ऊपर भी कमेंट करना है और रिपोर्ट में भी कमेंट करना है। On 25th March 2019, your firm issued the audit report on the financial statements of Noor Limited. अच्छा, जब कभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कोई लफ्ज नहीं लिखता तो ये कौन सी होती है? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर से अब अगला जो टॉपिक पढ़ाना है उसको सामने रख के सवाल पूछ रहा हूं। अगर सिर्फ इतना ही लिखा हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो इसका मतलब क्या होता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? शाबाश, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, यानी जब कोई खास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है ना तो वो लिखता है, साथ कंटेक्स्ट बताता है। सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लिखे तो उसका मतलब रूटीन है, जनरल पर्पस है, एनुअल है और कंप्रीहेंसिव है। ठीक है, सिर्फ जैसे सिर्फ ऑडिटर लिखे तो इसका मतलब क्या है? एक्सटर्नल ऑडिटर के, इंटरनल ऑडिटर के, कंपोनेंट ऑडिटर के, सर्विस ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर, नॉर्मल केस। अगर बाकी के ऑडिटर में से कोई होगा तो साथ में लिखेगा जरूर कंटेक्स्ट। तो फर्म ने एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट इशू कर दी नूर लिमिटेड की फॉर द ईयर एंडेड 31 समर 2018। बिल्कुल अच्छा किया, ठीक किया। ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ जून 2019, अच्छा रिपोर्ट दी 25 मार्च को, तो जून को क्या हुआ? NL's management has requested you to issue the report on summarized financial statements for the year ended 31 December 2018 for the use of its potential investors। तो सही किया मैनेजमेंट ने भी, हम ही से एनुअल ऑडिट करवाया और उसी पीरियड की समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए भी हमारे पास ही, तो हमारे पास ही आना था। किसी और के पास जाते तो वो भी हमारे पास ही भेजता। क्यों भला? हमने ही ऑडिट करना है। असल ट्विस्ट इसके बाद है, सारी कहानी का जो ट्विस्ट है वो इसमें, आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग द इफेक्ट ऑफ मटेरियल लिटिगेशन डिसाइडेड इन फेवर ऑफ एनएल ऑन 31 मई 2019, यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट रिपोर्ट इशू होने के बाद और समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट रिपोर्ट इशू होने से पहले एक सब्सीक्वेंट इवेंट अकर हुआ, मटेरियल लिटिगेशन डिसाइडेड इन फेवर। ठीक, तो सब्सीक्वेंट इवेंट अगर हुआ। अच्छा, अब चूंकि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो हो चुकी है, उनको छेड़ने की जरूरत नहीं। समरी, मेरा ये ख्याल है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसकी एडजस्टमेंट कर देते हैं, नहीं करने? अच्छा, एविडेंस तो बता देंगे ना कि हम एविडेंस क्या करेंगे, वो लीगल केस है उसका डिसीजन देखेंगे, लॉयर से कंफर्मेशन ले लेंगे वगैरह वगैरह। एविडेंस की बात कर रहा हूं। उसने क्वेश्चन में 2 चीजें पूछी है, एक एविडेंस और एक इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट। एविडेंस क्या लेंगे? एविडेंस तो यही लेंगे ना जो इवेंट हुआ है उसको वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, लीगल केस, लिटिगेशन के प्रोसीजर आते हैं मेरे भाई को। लिटिगेशन, रिस्क असेसमेंट में अगर कोई लीगल केस आ जाए या की ऑडिट मैटर में अगर कोई लीगल केस आ जाए उसके प्रोसीजर बता सकते हैं, बता सकते हैं, पर अभी नहीं। कम से कम 150 साल का टाइम तो आपको मिलना चाहिए ना, है ना? चलिए, मटेरियल लिटिगेशन, ठीक है, कंफर्मेशन लेटर टू लॉयर। और भाई वही आईएसए कौन सा था? 501 था, जिसमें लिटिगेशन के प्रोसीजर्स थे, भूल गए हैं। एक केस स्टडी में मल्टीपल आईएसए टेस्ट कर सकता है कि नहीं? ये लिटिगेशन किसी आईएसए में डिस्कस हुआ है कि नहीं? इसके प्रोसीजर 501 नहीं भी आता ना, रिस्क असेसमेंट में अगर आपने पढ़ा हो तो लिख सकते हैं।
चले इम्पैक्ट रिपोर्ट की तरफ आते हैं। ठीक है, अगर सारी एडजस्टमेंट सही की गई है, मेरा ये ख्याल है, अगर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इस लिटिगेशन की एडजस्टमेंट सही की गई है तो रिपोर्ट दे दें अनमोडिफाइड। नहीं, क्यों? हाँ, इसमें दो ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन तो ये कि मैनेजमेंट से कहेंगे समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपडेट नहीं होती, इसमें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो डिस्क्लोजर अमाउंट्स हैं समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उनको अपडेट नहीं किया जाता। ठीक है, बल्कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिपोर्ट में लिखा जाता है कि इसमें जो इवेंट्स हैं, जो अमाउंट्स हैं, जो डिस्क्लोजर्स हैं, वो डेट ऑफ रिपोर्ट ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक है, अपडेटेड नहीं है। तो इस इवेंट को हम समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैनेजमेंट कहे नहीं करना है, फिर पहले एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिवाइज करेंगे किस स्टैंडर्ड के मुताबिक? 560। ठीक है, 560 अकाउंटिंग में शायद IAS 10 है और ऑडिट में 560 के मुताबिक रिवाइज। जब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिवाइज होंगी, इनमें ये वाला इवेंट एडजस्ट हो जाएगा, इसके बाद फिर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को उसके मुताबिक बनाएंगे। कुछ बात समझ आई? कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? आगे चलते हैं। क्वेश्चन 3, you are the requirement discuss the nature of risk involved in carrying out / reporting on such assignment। कहता बताइए इस असाइनमेंट में कौन कौन से रिस्क होते हैं। अब किस असाइनमेंट की बात कर रहा है? अभी तो आपको पता ही है, क्यों? जो स्टैंडर्ड पढ़ा है उसी की बात कर रहा होगा। लेकिन एग्जाम में अगर बैठे हो तो किन अल्फाज से पता चलेगा? यू आर द एंगेजमेंट पार्टनर ऑफ गालिब लिमिटेड हुज ऑडिट रिपोर्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2015 वाज इशूड ऑन 20 February। द मैनेजमेंट ऑफ GL हैज नाउ अप्रोच्ड योर फर्म टू रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर्टेनिंग टू द सेम पीरियड। समरी फाइनेंस सबसे अहम अल्फाज कौन से क्वेश्चन में? समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। करें अंडरलाइन फिर इसको और बताइए रिस्क क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं। एक एक रिस्क बताते जाए सारे, शाबाश। समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या रिस्क होते हैं? उसी ऑडिट से नहीं करवाई, किसी और से करवा लिए। अच्छा, और सब्सिक्वेंट इवेंट इनएप्रोप्रिएटली अकाउंट फॉर किए गए हैं, बिल्कुल ठीक। और इनएप्रोप्रिएट एसोसिएशन, शाबाश। और एप्लीकेबल फ्रेमवर्क जो है वो हो सकता है कि प्रेस्क्राइब्ड बाय लॉ ना हो। अगर प्रेस्क्राइब्ड बाय लॉ ना हो एप्लीकेबल फ्रेमवर्क, तो पता है क्या करते हैं हम? जो भी मैनेजमेंट डिसाइड करे वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऐसा होता है क्या? देखिए, जनरल पर्पस का क्राइटेरिया तो नॉर्मली किसी ना किसी रेगुलेटरी बॉडी ने या प्रोफेशनल बॉडी ने बताया होता है, लेकिन जो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क होते हैं ना, इनमें नॉर्मली नहीं बताया होता। मैं भी बताया हो लेकिन नॉर्मली नहीं बताया। तो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्राइटेरिया में भी लॉ में प्रेस्क्राइब ना हो। इस सूरत हाल में किसने डिसाइड करना होता है? मैनेजमेंट ने। और हमारा इसमें रिस्क आ जाता है क्या? अगर एप्लीकेबल फ्रेमवर्क मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है तो मे भी एक्सेप्टेबल हो, मे भी ना हो। तो इट मे नॉट बी एक्सेप्टेबल, इट मे नॉट बी एक्सेप्टेबल। एक क्वेश्चन पूछने लगा, पूछूं? अगर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करने के लिए हमें अप्रोच किया गया, हमने देखा लॉ ने क्राइटेरिया प्रेस्क्राइब नहीं किया हुआ था, मैनेजमेंट ने अडॉप्ट किया है, हमने क्राइटेरिया वैल्यूएट किया, उसमें हमने कंसीडरिंग नेचर ऑफ एंटिटी, नेचर ऑफ फाइनेंशियल पर्पस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और क्राइटेरिया, अंडरस्टैंडेबिलिटी, रेलेवेंस वगैरह, इसको वैल्यूएट किया, पता चला क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल नहीं है। हमें क्या करना चाहिए? हाँ, ये देखेंगे, शाबाश, रिक्वायर्ड बाय लॉ है कि नहीं है। अगर रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं है, डू नॉट एक्सेप्ट, डू नॉट एक्सेप्ट। अगर रिक्वायर्ड बाय लॉ है तो एक्सेप्ट कर ले, लेकिन रिपोर्ट, इधर एडिशनल डिस्क्लोजर की बात नहीं है, वो ऑडिट में थी 210 में। इधर कहता है रिपोर्ट में लिख दीजिए कि ये ISS के मुताबिक नहीं हुआ ऑडिट, ये ISS के मुताबिक। और रिपोर्ट को चूंकि आप चेंज कर रहे हैं, जब आप रिपोर्ट में ये लिखेंगे कि ISS के मुताबिक नहीं है, तो रिपोर्ट का फॉर्मेट थोड़ा वर्डिंग चेंज होगी ना, तो इसको एंगेजमेंट लेटर में भी आपने लिख देना कि कंप्लायंस विद ISS नहीं शो की जाएगी। क्यों नहीं शो करे कंप्लायंस विद ISS? ISS के मुताबिक एक्सेप्टेबल ही नहीं है। वो कहता है मेरी थोड़ी बात मानी, मैंने तो कहा था भागो, छोड़ो, इससे जान छुड़ाओ। मेरी बात नहीं मानी, लॉ की माननी तो मानो, रोक नहीं रहा लॉ की, लेकिन फिर रिपोर्ट में ये ना लिखना कि मेरे मुताबिक किया। ये तो है, चले हम साइड पे निकल गए इसी और कंसेप्ट की तरफ। रिस्क तो समझ आ गए। कोई और रिस्क है? कोई और रिस्क नहीं? चले, काफी हो गए, मेरे हाल एक दो और भी थे लिखे हुए। क्या क्या? नेसेसरी इंफॉर्मेशन इंक्लूड, हाँ, ओमिशन, ओमिट होगी, हाँ बिल्कुल
बिल्कुल समरी बनाते हुए हो सकता है नेसेसरी इंफॉर्मेशन इंक्लूड ना की गई हो, तो वो कंप्लीट रिलायबल समरी थोड़ी बनेगी। क्वेश्चन 4, इसमें क्या कह रहा है जी? इसमें कह रहा है इवैल्यूएट ईच ऑफ द अबव सिचुएशन कंसीडरिंग देम टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड डिस्कस व्हाट मेजर्स वुड यू टेक इन ईच केस। जरा बताइए कि अबव सिचुएशन में आप वैल्यूएट करें, क्या मेजर्स लेंगे? करते हैं वैल्यूएट। गुलाम लिमिटेड इज ए लिस्टेड कंपनी। You have issued an audit report on GL's financial statement for the year ended 30th June 2011. लिस्टेड कंपनी का ऑडिट तो रिक्वायर्ड बाय लॉ होता है ना, ये तो करना ही करना था, ये तो स्टैट्यूटरी ऑडिट था, कर लिया। अब क्या हुआ? In November 2011, the management of GL has approached your firm to provide a report on their summary financial statement for the year ended 30 June 2011. जिस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट किया, उसी साल की, उसी पीरियड की समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी हमने चेक करना। तो बिल्कुल कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा बताइए मेरा भाई, क्या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता है, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फ्रेमवर्क भी वही होता है ना? हाँ, वो तो समरी होती है, उसका फ्रेमवर्क तो डिफरेंट होगा। वही फ्रेमवर्क होगा तो वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाएगी जो एनुअल है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। पहली इंफॉर्मेशन, अच्छा यहां पे सबसे अहम किस लफ्ज से पता चला कौन सा स्टैंडर्ड है? समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडरलाइन कर ले। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल। पहला, द ऑडिट रिपोर्ट ऑन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैड बीन क्वालिफाइड ऑन अकाउंट ऑफ मैनेजमेंट फेलियर टू कैपिटलाइज बोरोइंग कॉस्ट ऑफ ₹15 million on the construction of building for GL's own use. The building is in use of the company since January 2011. मिस स्टेटमेंट थी, क्वालिफाइड। अच्छा समरी, अगर पहले तो इस केस को डिस्कस कर लेते हैं। बताइए इस सिचुएशन में इवैल्यूएट कीजिए, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या होना चाहिए? समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी इसी तरीके से रॉन्ग अमाउंट होनी चाहिए। क्यों रॉन्ग होनी चाहिए? क्योंकि ऑडिटेड में भी तो रॉन्ग है। अगर सिमिलर इफेक्ट यहां पे भी है तो फिर हमारी रिपोर्ट पे क्या इफेक्ट होगा? हमने सबसे पहले वैल्यूएट यही करना है ना, क्या समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है क्या नहीं? अगर उसके मुताबिक ही बनी है तो ओपिनियन क्या होगा? अनमोडिफाइड ओपिनियन, जिसमें हम क्या लिखते हैं, स्टेटमेंट भी लिख दें, जिसमें क्या लिखते हैं अनमोडिफाइड ओपिनियन में कि दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर कंसिस्टेंट विद समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर कंसिस्टेंट विद ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन साथ में एक और बात लिखेंगे कि दीज आर इक्वली मिसस्टेटेड या दीज कंटेन्स इफेक्ट ऑफ इक्विवेलेंट इफेक्ट ऑफ मिसस्टेटमेंट एज इन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये दोनों बातें कंसिस्टेंट भी है लेकिन मिसस्टेटमेंट का इफेक्ट भी शामिल है। ये किस पैराग्राफ में लिखेंगे? ओपिनियन पैराग्राफ में। क्या कोई और इफेक्ट आएगा? क्या इफेक्ट आएगा? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड आवर रिपोर्ट देयर ओन पैराग्राफ में लिखेंगे क्या? दो चीजें, पहला कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस किया था, दूसरा उसकी रीजन में ये कैपिटलाइजेशन बोरोइंग कॉस्ट। क्लियर? ये पहला पार्ट समझ आ गया। अच्छा अब मुझे बताइए, जरा सोच के बताइएगा, अगर मैनेजमेंट ने समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये मिस स्टेटमेंट करेक्ट कर दी हो तो फिर हमारा ओपिनियन ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होगा? क्वालिफाइड या एडवर्स? क्वालिफाइड या एडवर्स? इफेक्ट देखे, क्वालिफाइड क्या एडवर्स? बताया भाई, देख के बताए भाई। मिस स्टेटमेंट वो कंसिस्टेंट नहीं है ना, चाहे समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत हैं, लेकिन हमने ये तो बताना ही नहीं होता कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर रिप्रेजेंट कर रही है कि नहीं कर रही। बेसिक डिफरेंस ये है ना, हमने ये तो नहीं बताना होता समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर रिप्रेजेंट कर रही है। हमने क्या बताना होता है? समरी ऑडिटेड के साथ कंसिस्टेंट है कि नहीं। तो क्या है? एडवर्स ओपिनियन, क्योंकि समरी तो पहले ही समरी है, वो भी गलत होगी तो। फर्स्ट क्लियर? आगे चलते हैं। ये ज़हन में रखिएगा, ये वाला कंसेप्ट कि हमने समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जब ओपिनियन देते हैं ये नहीं बताना होता कि ट्रू एंड फेयर व्यू है कि नहीं, बल्कि क्या बताना होता है? कंसिस्टेंट, जैसी ऑडिटेड थी वैसी ही समरी है कि नहीं। Second, under a local regulation which has recently been introduced, you are required to issue a report on summary financial statement. You are required to issue. क्या बता रहा है? Required by law. Accept करना ही करना है, required by law है। To issue report on summary financial statement. However, there are no established criteria. Established criteria किसको कह रहा है? फ्रेमवर्क को।
फॉर द प्रिपरेशन ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एस्टैब्लिश क्राइटेरिया नहीं है, समरी का ऑडिट करना क्राइटेरिया नहीं है, तो कोई बात नहीं, मैनेजमेंट अडॉप्ट कर ले, मैनेजमेंट चूज कर ले। मैनेजमेंट ने चूज किया, मैनेजमेंट हैज 12 क्राइटेरिया बट इट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू, एक्सेप्टेबल नहीं है तो नहीं करेंगे। फिर एक्सेप्टेबल नहीं है ना, अगर फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल नहीं है, प्री कंडीशंस प्रेजेंट नहीं है, तो हम ऑडिट नहीं करेंगे। करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा? रिक्वायर्ड बाय लॉ है, इसीलिए करना पड़ेगा। तो क्या करें अब? एक्सेप्ट कर लें? यस कर लें, लेकिन रिपोर्ट में लिखेंगे क्या? एडिशनल डिस्क्लोजर लिखेंगे कि ये लिखेंगे कि आईएसएस के मुताबिक ऑडिट नहीं किया, और एंगेजमेंट लेटर में लिख देंगे कि हमारी रिपोर्ट में ये स्टेटमेंट आएगी कि वी हैव नॉट कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस, दिस एंगेजमेंट हैज नॉट बीन कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद आईएसएस। क्लियर? थर्ड, a summary financial statements include a note which explains the reason for decline in profitability of the company. Summary financial statements में क्या ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सारे नोट समरी में आते हैं? नहीं आते, सारे नहीं आते, लिमिटेड डिस्क्लोजर्स इंक्लूड होते हैं। ठीक है, लेकिन जो डिस्क्लोजर होता है, ये तो हो सकता है कि ऑडिटेड में डिस्क्लोजर है, समरी में नहीं है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि यहां पे कह रहे हैं डिक्लाइन इन प्रॉफिटेबिलिटी की रीजन एक्सप्लेन किए, यू कंकर विद द रीजन गिवन इन द नोट बट इट डिड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द एनुअल ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन ये एनुअल ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा नहीं है। अब ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसको क्या करना है? ठीक लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन है ठीक, लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसको क्या हम मिस स्टेटमेंट कंसीडर करें या कि अदर इंफॉर्मेशन ट्रीट करें? आईएसए 720 याद है, पढ़ा हमने कभी आईएसए 720? बताइए इसको क्या, अगर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई मजीद फर्दर इंफॉर्मेशन हो जो ऑडिटेड में नहीं है, बताइए क्या बेहतर है? क्या इसे मिस स्टेटमेंट कंसीडर करना बेहतर है और ये लिखेंगे कंसिस्टेंट नहीं है, समरी ऑडिटेड के साथ कंसिस्टेंट नहीं है, क्योंकि समरी में एक चीज है ऑडिटेड में नहीं है, क्या ये कंसीडर करना चाहिए ज्यादा बेहतर है, या कि ये बेहतर है कि जिस तरह ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई एडिशनल डिस्क्लोजर हो तो उसे अदर इंफॉर्मेशन ट्रीट करते हैं, समरी में भी अदर इंफॉर्मेशन ट्रीट करें, क्या बेहतर है? स्टैंडर्ड कहता है अदर इंफॉर्मेशन बेहतर है। तो आपने इस एडिशनल डिस्क्लोजर को मिस स्टेटमेंट के तौर पे नहीं लेना, बल्कि किसके तौर पे लेना है? हाँ, अगर ये गलत होता तो फिर मिस स्टेटमेंट के तौर पे ले सकते थे इसको, लेकिन सही है, उसने कहा मजीद इंफॉर्मेशन दी, एडिशनल इंफॉर्मेशन है लेकिन सही है इसको। यानी अदर इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? उसे कहेंगे कि ये वाला डिस्क्लोजर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्लियरली डिफरेंशिएट करो, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्लियरली डिफरेंशिएट करो। और अगर क्लियरली डिफरेंशिएट नहीं करता क्लाइंट, तो फिर हम क्या लिखते हैं अपनी रिपोर्ट में समरी कि ये हमारी ऑडिट का हिस्सा नहीं है। एग्जैक्टली वही कंसेप्ट जो आईएसए 720 हमें बताता है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंटेक्स्ट में। अदर इंफॉर्मेशन वाली बात है, इसका मतलब है आईएसए 810 में आईएसए 720 भी अप्लाई होता है, और ये हमने पढ़ा हुआ है कि 800 सीरीज के जितने भी स्टैंडर्ड है उनमें इनके अपने कंसेप्ट्स तो अप्लाई होती हैं, प्लस 200 से 700 की सीरीज के स्टैंडर्ड भी अप्लाई होते हैं अगर वो कंफ्लिक्टिंग ना हो इनसे। क्लियर जी? समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्वेश्चंस क्लियर हो गए? चलिए अब हम क्या करने लगे हैं, अब हम सीखने लगे हैं रिव्यू एंगेजमेंट। तैयार है जी? चलिए जी, लेक्चर का ये पार्ट है यहां पे क्लोज करते हैं, इसके बाद पार्ट बी स्टार्ट करते हैं।